नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और बात करेंगे आज सुबह की सबसे बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर लगा 5 साल के लिए प्रतिबंध। गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। कड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और सरकारी अधिसूचना भी सामने आ गई है जिसमें वो तमाम संगठन पीएफआई से जुड़े जिन पर भी 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, ये वो तमाम सहयोगी संगठन हैं जिन पर ये कड़ा एक्शन लिया गया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत विरोधी एजेंडा सेट किया जाता था, ये बड़ा आरोप लगातार देश के अलग अलग राज्यों में शिकंजा कसता जा रहा था और एक्शन हो रहे थे, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई और ये आपको हम अधिसूचना दिखा रहे हैं जो कि जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ये निर्देश देती है कि ये अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन होगी। तो गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन कर देने के आदेश जारी कर दिए हैं। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। बता दें, इस संगठन के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी चल रही थी जिसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी और हिमांशु मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए, आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में भी कई इलाकों में कल कार्रवाई हमने देखी, कई गिरफ्तारियां भी हुई। फिलहाल आपके पास क्या ताजा जानकारी? देखिए, जो ये गिरफ्तारियां हुई थी इसकी जो वजह थी वो यही थी कि जो एनआईए ने, ईडी ने जो रेड की थी और रेड करने के बाद हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जो पीएफआई का जो हेड ऑफिस है वहां पर मौजूद है। यहां पर सील कर दिया गया था इस ऑफिस को। इसके अलावा पूरे देश भर में जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स उठाते हुए, क्योंकि लगातार नजर रखी जा रही थी, जो पीएफआई के मेंबर थे, जो इनके सिंपैथाइजर थे, उनके ऊपर लगातार क्लोज वॉच था, नजर रखी जा रही थी। और जैसे ही इस बात की भनक एजेंसियों को लगी कि ये प्रदर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से माहौल खराब हो, इसी को देखते हुए ये सारी रेड्स की गई और तकरीबन 30 लोगों को डिटेन और अरेस्ट किया गया। और इस मामले में जो कुछ सीजर्स हुआ है उसके आधार पर आगे और अभी कार्रवाई होनी है, क्योंकि देखिए लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे जो सीज किए गए थे, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, मोबाइल फोन हो, उनके जरिए जो अब वो फोरेंसिक जांच के जरिए उनसे जो एविडेंसेस निकल के आ रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे कॉन्टैक्ट नंबर हो, चाहे ईमेल आईडी हो, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो देखिए जो सरकार है उसका कहना है कि किस तरीके से पीएफआई ने अपने गठन के बाद अपने 16 साल का जो उसका पूरा जो सफर रहा उसमें सबसे पहले उसने क्या किया कि समाज के सभी लोगों को, युवाओं के लिए अलग उसने संगठन बनाया, इमामों के लिए अलग बनाया, छात्रों के लिए अलग बनाया, ह्यूमन राइट्स के नाम पे अलग बनाया। और इसके बाद वो करता क्या था कि इन संगठनों के जरिए वो न सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़ता था बल्कि अवैध तरीके से फंड भी इकट्ठा करता था और फंड विदेशों से भी उसके पास आते थे और अवैध तरीके से आते थे। इस दौरान जब आगे नजर रखी गई तो पता लगा कि इनके संबंध जो है वो आईएसआई सीरिया और अफगानिस्तान से हैं। तो कई ऐसे मामले आए जहां पर पीएफआई का रोल साफ तौर पर निकल के आया, उनके खिलाफ सबूत मिले और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। जितेंद्र, आपके पास आते हुए जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए आप बताएं कि इस बैन के मायने क्या हैं, क्या वो मुख्य कारण रहे जिसके आधार पर पीएफआई पर बैन लगाया गया है?
देखिए मल्लिका, गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े हुए जो 8 संगठन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है 5 सालों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से देखा गया, चाहे 2018 हो 16 हो, इसमें कई ऐसे जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, दूसरे राज्यों में जो बीजेपी से जुड़े हुए या फिर अन्य जो नेता रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की और उनकी हत्या कर दी। अभी हाल ही में प्रवीण नेट्टारू, जो कि बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य था, उसके खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की और उसकी हत्या कर दी। एनआईए इसकी जांच कर रहा था। यही वजह है कि पूरी एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें एनआईए ने तमाम जो 3-4 महीने पहले से जो केसेस थे उन केसेस को दर्ज किया और उसके बाद कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो सिम्मी के जो लोग हैं उन्हीं का कैडर जो था वो आगे जुड़ा हुआ था और सिम्मी और जो दूसरे संगठन हैं वो पहले से ही प्रतिबंधित संगठन है जिनसे ये लोग लगातार संपर्क में थे और उनके जरिए पैसे और फंडिंग की उगाही कर रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन है, उसको भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित किया हुआ है। इस संगठन से भी उसके संपर्क थे और विदेशों से जो पैसा आता था इस संगठन के जरिए भी इनके पास पहुंचता था। केरल में जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो कैडर था वो कैडर किसी न किसी तरीके से सीरिया गया, सीरिया के साथ साथ इराक और अफगानिस्तान का जो नंगरहार का इलाका है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां पर जाकर के ये लोग आईएसआईएस की गतिविधियों में शामिल थे और भारत के खिलाफ कई तरीके की कार्रवाई में ये लोग शामिल रहे हैं। तो इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध लगाया है और एक्शन ऐसा है कि अब ये संगठन किसी भी तरीके से आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि इसके खिलाफ लगातार एजेंसियां इस वक्त जांच भी कर रही हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और ये एक्शन कितना जरूरी था इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। जानकारी मैं आप दोनों से लूंगी, लेकिन इस बीच जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं गृह मंत्रालय के इस फैसले से जुड़ी वो आपको सुनाते हैं। कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, राजस्थान से लेकर के हैदराबाद या इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का, इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। यदि कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके, खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता। उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। पीएफआई और उसके जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग संगठन हैं, उन सब पर आज भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इस्लामिक जिहाद की रीढ़ पर यह प्रहार किया गया है और सारे देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के साथ पिछले कुछ दिनों में पीएफआई की पूरी लीडरशिप को कुचल के रख दिया, आतंकी टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क, इसके पूरे जाल को तहस नहस करके रख दिया। ये अपने आप में एक अद्भुत मिशन पूरी दुनिया देख रही है। पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रहा था। प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश पीएफआई के लोगों ने रची।
चाहे कन्हैया लाल जी की हत्या हो, या उमेश कोले जी की हत्या हो, या प्रवीण नेट्टारू जी की हत्या हो, या दिल्ली के दंगे हो, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी की हत्या हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई का कोई ना कोई लिंक जरूर सामने निकल के आ रहा था। मुझे ये लगता है कि ऐसी राजनीतिक शक्तियां जो पीएफआई जैसे संगठनों को सपोर्ट करती हैं, उनकी भी अब आंखें खुल जानी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहां पे अब सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के दो राउंड्स में एनआईए, एटीएस और स्टेट पुलिस को पीएफआई के मिशन 2047, जिसका जिक्र अभी कपिल मिश्रा भी कर रहे थे। जितेंद्र, आपसे इस पर जानकारी लेना चाहूंगी। एक ऐसा संगठन जो भारत को तोड़ने का काम कर रहा था, भारत विरोधी एजेंडा सेट करने का काम करता था, हिंदुस्तान को सिविल वॉर में झोंकना चाहता था, उसके तार इक्का दुक्का नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में जुड़ते चले गए। ऐसे में ये कार्रवाई जिस तरह से हुई है, ये जो एक्शन लिया गया है, ये बेहद जरूरी था। बिल्कुल मलिका, 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सक्रिय था और इसके तमाम सबूत अलग अलग राज्यों से आ रहे थे। कुछ राज्यों की तरफ से, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो गृह मंत्रालय को बाकायदे बैन करने के लिए कहा था, क्योंकि सीएए एनआरसी के दौरान उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को विदेशों से फंडिंग हुई थी। इसकी जानकारी ईडी के पास आई थी और उसी को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा था। ऐसे ही मध्य प्रदेश, झारखंड और दूसरी राज्यों की सरकारों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने के लिए कहा था। सबसे बड़ी बात यह है मलिका कि इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तार जिस तरीके से विदेशों में जुड़े हैं और जो विदेशी आतंकी संगठन है आईएसआईएस, जो कि खतरनाक है, जो कि लोन वोल्फ अटैक करता है, उसके लिए जो भारत के युवा थे उनको बहला फुसला करके, उनको रेडिकलाइज करके इस आतंकी संगठन में जोड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे सबूत एनआईए और जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं उनके पास आ चुके हैं और ये डॉजियर भी गृह मंत्रालय को दिया गया। उस डॉजियर के आधार पर इस तरीके का कदम बढ़ाया गया। ये संगठन जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जो सहयोगी संगठन है, उन लोगों के संबंध टेरर फंडिंग में थे और चाहे वो हिजाब विवाद का मामला हो या फिर प्रवीण नेट्टारू की हत्या हो या फिर निजामाबाद में जो तेलंगाना में पड़ता है वहां कराटे टीचर की ट्रेनिंग का मामला हो, इन तमाम सबूतों के आधार पर ऐसे कदम बढ़ाए गए। और यहाँ पर निजामाबाद की अगर बात करें तो यहाँ हिंदुओं को मारने की साजिश की जा रही थी। इस तरीके के सबूत एजेंसियों के पास आए और यहां 200 लोगों को ट्रेनिंग उस वक्त कराटे ट्रेनिंग टीचर के द्वारा दी जा रही थी, जिसका नाम अब्दुल कादिर था और इसके खिलाफ एनआईए ने एफआईआर भी दर्ज किया है। इसकी जांच चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ अभी जांच चल रही है और ये जांच आगे तक जाएगी। कई राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, इन राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी जड़ें जमा ली थी और इसी वजह से मिडनाइट ऑपरेशन किया गया। रात में जब ऑपरेशन किया गया तो इन लोगों के पास से जो 150 से ज्यादा मोबाइल मिले, उनके जो व्हाट्सएप चैटिंग इनकी थी उसकी भी जानकारी एनआईए के पास मौजूद है और उसके आधार पर यह पता चला कि ये विदेशी संगठनों के साथ, जो आतंकी संगठन है, उनसे किस तरीके से संपर्क में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और वहां के जो वीडियोज और मैसेजेज इनके पास आ रहे थे वो भारत में जो मुस्लिम युवा हैं, जो भोले भाले युवा हैं, उनको रेडिकलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और उसके जरिए एक इनका बड़ा प्लान था। फुलवारी शरीफ की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था उससे पहले गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए वो लोग काम कर रहे थे और वहां बड़े हमले की प्लानिंग उन लोगों ने तैयार किया था। इसकी भी जानकारी एजेंसियों के पास थी। इसके आधार पर आज इस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया। बिल्कुल, बहुत खतरनाक था पीएफआई का एजेंडा। गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ी हुई है अहमदाबाद से। गोपी, गुजरात के बारे में एक बार फिर से हम लोग समझना चाहेंगे आपसे कि आप दर्शकों को बता सके कि किस तरह की कार्रवाई एनआईए की तरफ से वहां पर हुई और ये भी समझना जरूरी होगा कि जिस तरह से राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई विशेष रूप से वहां पर गुजरात में सक्रिय थी, अहमदाबाद में नया दफ्तर भी खोला था, यानी कि एक तरह से ये माना जाए कि कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थी उनको राजनीतिक प्रेशर देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे सब आतंकी संगठनों पर और आतंकियों के पनाहगार और पैरोकारों पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी था, जो कि समय पूर्व सरकार ने लगाया कम से कम।
और अब देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से सिमी के बाद में पीएफआई खड़ा हुआ, अब कोई और आउटफिट ऐसा न खड़ा हो जाए, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ेगी। सर, इसी के ऊपर मेरा सवाल है कि पीएफआई के साथ साथ जो पीएफआई के जो संगठित हैं, जो संगठन हैं, जो जुड़े हुए संगठन हैं, उनको भी बैन कर दिया गया है। निश्चित रूप से देखिए, जब तक आप पूरे कुनबे को समाप्त नहीं करोगे, आतंक का कुनबा था ये पूरा का पूरा, इस आतंक के कुनबे को जब तक पूरा समाप्त नहीं करोगे तब तक आतंकवाद की समाप्ति नहीं होती। लेकिन बात ये भी देखने की है कि अब इनके जो राजनीतिक जो पैरोकार हैं और जो इनके जो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो सपोर्टिव लोग हैं जो उन आतंकियों को पनाह देते थे, उनको पैरोकारी करते थे, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। नहीं तो वही बात होगी कि जैसे सिमी के बाद पीएफआई जन्मा और पीएफआई के बाद कोई और एक और सीएफआई आ जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है इसमें बेसिकली कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सर, पीएफआई जो एक बड़ा संगठन है, काफी बड़ा संगठन है, उस पर बैन कर देना, अब उनके जो लोग हैं वो झंडा लेके नहीं चल पाएंगे, वो रैली नहीं कर पाएंगे, ऐसे में क्या आपको लगता है कि संतुलन बना रहेगा? बात झंडा रैली की नहीं है, बात यह कि देश की ऊपर हमला करने वाले या हमलावरों को प्रोत्साहन देने का काम, जो लीगल या फाइनेंशियल एड देने का काम लोग कर रहे थे, उन सब पर विराम लगना बहुत जरूरी है। ये जो है, ये इसमें जब तक ये विराम नहीं लगेगा तब तक देश आतंकवाद की राह पर जो है वो झुलसता रहेगा। तो ये स्वागत है कदम है। मुझे लगता है इस भारत सरकार को इस बारे में, वैसे हालांकि बहुत पहले निर्णय ले लेना चाहिए सरकारों को, लेकिन क्या है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो है ये निर्णय पिछली सरकार नहीं ले पा रही थी। केंद्र सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। ये बड़ी खबर। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय का ये बहुत बड़ा फैसला। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। आपको बता दें वो कौन कौन से और संगठन हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, ये तमाम संगठन जिन पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। ये बहुत बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन कर देने के आदेश जारी कर दिए हैं। विवादित संगठन पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। इस संगठन के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी चल रही थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। दरअसल एनआईए की पीएफआई के खिलाफ पहली छापेमारी 22 सितंबर को हुई और दूसरे राउंड की छापेमारी 27 सितंबर को। पहले राउंड के दौरान 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 27 सितंबर को करीब 247 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनको हिरासत में लिया गया। एनआईए समेत कई जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की गई थी। अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया है। रवीश पाल मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। रवीश से और जानकारी लेंगे। रवीश, लगातार हम देख रहे हैं कि एमपी में भी फलता फूलता जा रहा था पीएफआई, कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई। इस वक्त ताजा जानकारी आपके पास क्या है? मलिका, सबसे पहले जो आपने बात बताई मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देता हूं। आपने कहा जिस तरीके से पीएफआई सक्रिय हो रहा था, पैर पसार रहा था, और इसके सबूत हैं बाकायदा एजेंसियों के पास। अगर आप नजर डालें कि ये जो कार्रवाई हुई है बीते एक हफ्ते में, 22 सितंबर की कार्रवाई और कल की जो कार्रवाई हुई है, इस पूरी कार्रवाई में जो सबसे ज्यादा पीएफआई के पदाधिकारी और सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, अगर उन पर नजर डालें तो वो ज्यादातर मालवा इलाके से हैं। मालवा यानी एक समय में यही इलाका स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का गढ़ हुआ करता था। सिमी के फंड कुचले गए, सिमी को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि सिमी जब से प्रतिबंधित हुआ है तब से ही यहाँ पे दूसरे संगठन जो हैं वो अपना पैर पसारना शुरू करेंगे। ये आशंका एजेंसियों को पहले से ही थी, और इसी आशंका के साथ जब इनपुट मिलने शुरू हुए एनआईए की तरफ से एजेंसियों को, तो उसके आधार पर ये रेड मारी गई। और आप देखिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनमें से बड़ी संख्या मालवा के इलाके से है। उज्जैन, इंदौर, नीमच, शाजापुर, गुना,
ये वो इलाके हैं जो कि मालवा के क्षेत्र में आते हैं। मालवा जो कि सिमी का गढ़ हुआ करता है था, और इसीलिए यहाँ पे सफदर नागौरी जैसे लोग जो मालवा से ही आते थे, जिनको अब जो हिरासत गिरफ्तार है, जो जेल में है, लेकिन उसके बाद अब पीएफआई बढ़ रहा था। और सिर्फ यही नहीं, खरगोन में जो दंगे हुए थे, जो निमाड़ का इलाका पड़ता है मालवा से सटा हुआ, वहां पर पीएफआई का नाम आया था। पीएफआई का दफ्तर इंदौर में है, जो कि मालवा का इलाका है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें अगर देखा जाए तो ज्यादातर गिरफ्तारियां हमने पहले आपको बताया कि मालवा के इलाके से हुई थी, लेकिन जो पार्षद जीता हाल ही में, जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें जो पार्षद जीता पीएफआई का एसडीपीआई के बैनर तले, वो भी मालवा के इलाके से, यानी शाहजहांपुर से। तो ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तथ्य बिल्कुल स्टेब्लिश हुए थे कि पीएफआई जो है ना केवल पैर पसार रहा है, बल्कि उस सक्रिय राजनीति में भी उतर रहा है, और उसका सबसे ज्यादा समर्थन मालवा इलाके से उसे मिल भी रहा है। और बीते 2 सालों में अगर देखें, बिल्कुल रवीश, और श्योपुर पर भी थी नजर। पीएफआई मध्य प्रदेश के श्योपुर को अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाने की फिराक में था। मैं इस पर आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन इस बीच जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आपको सुनाते हैं। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वर्षों से उठ रही थी, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी जो कांग्रेस और जो कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थी, उनको राजनीतिक प्रसर देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे सब आतंकी संगठनों पर और आतंकियों के पनाहगार और पैरोकारों पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी था, जो कि समय पूर्व सरकार ने लगाया कम से कम। और अब देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से सिमी के बाद में पीएफआई खड़ा हुआ, अब कोई और आउटफिट ऐसा न खड़ा हो जाए, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ेगी। कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, राजस्थान से लेकर के हैदराबाद, यहाँ इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी, और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं, कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का, इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। यदि कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता, उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। भोपाल से रवीश पाल सिंह, गोपी गांगर अहमदाबाद से और हिमांशु मिश्रा शाहीनबाग दिल्ली से मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए, शाहीनबाग एक संवेदनशील इलाका दिल्ली का माना जाता है, यहां पर भी कार्रवाई हुई है। फिलहाल आप वहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं और क्या जानकारी दिल्ली से? देखिए, शाहीनबाग जहां पर हम मौजूद हैं, ये जब 22 सितंबर को जब रेड हुई थी तो यहाँ पर सील लगा दिया गया था, ये हेड ऑफिस था, और उसके बाद कार्रवाई करते हुए उस दिन 4 लोगों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद स्पेशल सेल ने भी इसमें कार्रवाई करते हुए बाद में जब रेड की गई और उसमें 20 लोगों को डिटेन और अरेस्ट किया गया था इस पूरे मामले में। तो लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो एजेंसीज के संपर्क में थी, और एजेंसीज के संपर्क में रहने पे जिस तरीके के इनपुट मिले थे उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। दरअसल 1300 से ज्यादा मामले पीएफआई के कैडर के खिलाफ पूरे देश में रजिस्टर है, 17 राज्यों में फैला है। और 2 तरीके की चीजें थी, एक टारगेटेड किलिंग जिसकी वजह से माहौल खराब हो, और दूसरा अगर कहीं पर प्रदर्शन हो रहा है तो उसको हिंसक बनाया जाए। इस तरीके के आरोप लगातार लग रहे थे और इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही थी, और यही वजह है कि बेहद क्लोज वॉच रखा जा रहा था इसके कैडर्स पर। क्योंकि जब ये बनाया गया था तो जो बैन किया गया था सिविल, जब पीएफआई को बनाया गया तो
सिमी के कुछ कार्यकर्ता इसके फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। इसके आधार पर जब उनकी संलिप्तता अलग अलग नजर आई, विदेशों से फंड किस तरीके से अवैध तरीके से लिए जा रहे थे, जब उस पर नजर रखी गई और उसके बाद क्राइम हो चाहे देश विरोधी गतिविधि हो, उनमें की संलिप्तता पाई गई तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई। खासतौर से जो टारगेटेड पुलिस थी वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिली थी। 1300 मामले अलग अलग राज्यों में इसके कैडर्स के खिलाफ दर्ज हुए थे, जिनमें क्राइम और देश के खिलाफ जैसे मामले भी शामिल थे। और खास तौर से फंडिंग की बात थी, जब भी कहीं पर फंडिंग का नाम आया। हिमांशु, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। गोपी, आपके पास आते हुए पिछली बार आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। एसडीपीआई जो कि एक राजनीतिक शाखा है, वो बहुत सक्रिय होती जा रही थी पिछले कुछ वक्त से गुजरात में अगर बात की जाए, और इस राजनीतिक शाखा को लेकर भी कई अहम सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं। टीम ने नवसारी में छापेमारी की तो नवसारी से एसडीपीआई का जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो अब्दुल कादिर सैयद नाम के शख्स को कल पुलिस के जरिए, गुजरात पुलिस खास करके एटीएस के जरिए उसको हिरासत में लिया गया, जो कि इनपुट जो एनआईए की ओर से दिया गया था। और उसके खिलाफ जब पुलिस कार्यवाही कर रही थी तब पता चला कि नवसारी पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल करके पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने का पहले से ही मामला दर्ज है। तो उसके खिलाफ गुजरात एटीएस ने कार्यवाही की है। साथ ही ये पीएफआई की केरल में एक परेड हुई थी जिसमें जो लोग शामिल हुए थे, तो इसमें शामिल होने वाले में अब्दुल कादिर सैयद भी शामिल था और वो केरल में गया था, वहां पे उसने बकायदा परेड में हिस्सा लिया था। उसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है। हालांकि गुजरात में एनआईए की ओर से ज्यादा कोई कार्यवाही नहीं की गई, पहले छापेमारी की गई थी, लेकिन कल गुजरात झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है आज तक पर। क्या कहेंगे पीएफआई पर ये बड़ा एक्शन हुआ है, 5 साल का प्रतिबंध केंद्र सरकार की इस कार्रवाई के बारे में? केंद्र सरकार के इस फैसला का झारखंड की जनता, 3.25 करोड़ जनता स्वागत करती है, क्योंकि पीएफआई राष्ट्र विरोधी शक्तियां, इनका काम है दंगा फसाद कराकर समाज में अराजकता पैदा करना। और जो विगत दिनों जिस तरह छापेमारी में जो प्रूफ आई है, उससे साबित होता है कि ये जो सिमी था, सिमी का ही दूसरा रूप है। जब सिमी को बैंड किया तो ये उसका एक दूसरा रूप पीएफआई। झारखंड में भी हमने 2017 में इसको बैंड किया था। आज खुशी है कि केंद्र सरकार ने भी इस जो देश तोड़क शक्तियां हैं, जो समाज में अराजकता फैलाने वाली शक्तियां को भारत सरकार ने 5 साल के लिए बैंड किया। मैं स्वागत करता हूं इसका। रघुवर दास जी, ये जो बड़ा एक्शन हुआ है ये सबूतों के आधार पर हुआ है। पीएफआई देश के कई राज्यों में पैर पसार रहा था, सक्रिय हो रहा था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अभी भी पीएफआई पर अगर ये एक्शन नहीं लिया जाता, पीएफआई के अभी भी कोई हिमायती हैं जो बचे हैं, जो सरकार के इस कार्रवाई का विरोध करेंगे? देखिए, इसका देश की जनता को और सभी राजनीतिक दल को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये जो पीएफआई के लोग हैं, लोग विभिन्न संगठन बना के, महिलाओं का संगठन बना के, जो हिजाब का भी आंदोलन हुआ था, इसमें भी पीएफआई का हाथ था। जो कर्नाटक में स्टूडेंट विंग बनाए हुए, महिला विंग बनाए हुए हैं, तो ये मैंने फिर कहा, ये देश तोड़क शक्ति और इन लोग की है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना। जी, शुक्रिया रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवीश पाल सिंह भोपाल से जुड़े हुए। रवीश, मध्य प्रदेश में पीएफआई मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हुए, और नेटवर्क की बात अगर की जाए तो नेटवर्क को लेकर यह बताया जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि कोटा के बाद श्योपुर को पीएफआई अपना दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाह रहा था, जहां पर युवाओं को देशद्रोही और समाज में विध्वंस कैसे फैलाना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती, यानी कि एक बहुत बड़ा खतरा था। जी बिल्कुल, बड़ा खतरा था। और जब एजेंसियों के पास ये इनपुट मिला, इस पूछताछ के बाद, मैं आपको बता दूं कि जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इस पूछताछ के बाद ये इनपुट मिला था एजेंसियों को कि आखिरकार क्यों
श्योपुर को चुना गया। दरअसल आपको बताएं कि जो ज्यादातर इलाका है जहां पे पीएफआई अपने पैर पसार रहा था, तो वहां पर तो एजेंसियों की तीखी नजर बनी हुई थी, पैनी नजर बनी हुई थी, खासतौर से मालवा निमाड़ के क्षेत्र में, जहां की पीएफआई के ज्यादातर सक्रिय सदस्यों को हिरासत में लिया गया है कल की रेड में। तो ऐसे में पीएफआई को ये बखूबी पता था कि जिस जगह पे वहां से पहले से ही पैनी नजर रखी जा रही है, जहां पे सिमी जैसे संगठनों को पूरी तरीके से खत्म किया गया है, अगर वहां पर पीएफआई अपनी गतिविधियों को दोबारा शुरू करता तो वो आसानी से सबकी नजरों में आ जाता। और इसीलिए मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी छोर में स्थित श्योपुर का चुनाव किया गया था। श्योपुर दरअसल अगर देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां पे आमतौर पर इस तरीके की गतिविधियों को लेकर के किसी तरीका का कोई शक किसी पे होता नहीं है। आमतौर पर श्योपुर का जब भी जिक्र आता है तो वो गरीबी के लिए आता है, पिछड़ेपन के लिए आता है, भुखमरी के लिए आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो श्योपुर का चुनाव इस वजह से किया गया था कि वहां पर अगर वो ट्रेनिंग कैंप बनाएंगे तो बहुत दूर का इलाका है, वहां तक बहुत ज्यादा एजेंसियों की नजर पहुंच नहीं पाएगी। ये उनको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, कभी ना कभी वो भांडा जरूर फूटेगा। हुआ भी यही। ये लंबे समय से आशंका थी एजेंसियों को, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में खरगोन में जो सांप्रदायिक घटना हुई थी उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आई थी कि पीएफआई किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसी पोस्ट युवाओं के बीच में ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बना करके वायरल कर रहा है, जिसके जरिए खरगोन कई दिनों तक सांप्रदायिक हिंसा की आग में तो झुलसा ही, लेकिन इसके बाद भी वहां पे माहौल कई दिनों तक, महीनों तक इसी तरीके से बना रहा कि वहां पर आखिरकार सोशल मीडिया को तकरीबन 1 महीने के लिए बैन करना पड़ा था। और यही पीएफआई का एक मोडस ऑपरेंडी था जो निकल के सामने आया था खरगोन की सांप्रदायिक हिंसा के बाद, कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके से लोगों को भड़काना है कि लंबे समय तक वहां पर हालात खराब रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। लेकिन पीएफआई के इस मंसूबे को एजेंसियों ने भांपा। जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस ने सबसे पहले ये इनपुट जो है वो इंटेलिजेंस को दिए थे। इंटेलिजेंस से ये इनपुट जो है अलग अलग एजेंसियों के जरिए, एटीएस के जरिए, फिर बाद में एनआईए तक पहुंचे। एनआईए ने इसीलिए जब देश के अलग अलग राज्यों में छापेमार कार्रवाई की तो मध्य प्रदेश उसके फोकस पे था। और मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो इंदौर और उज्जैन, जहां पे पहले सिमी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था, सक्रिय रहता था, उसी ठिकानों पे छापेमार कार्रवाई की गई। और यहां से जब लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, क्योंकि देखिए जो गिरफ्तारियां हुई थी 22 सितंबर को वो तो सिर्फ इंदौर उज्जैन में हुई थी, लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई हुई है इस गिरफ्तारी के बाद तो उसमें सिर्फ इंदौर उज्जैन शामिल नहीं थे, बल्कि उसमें भोपाल, गुना, शाहजहांपुर, नीमच, श्योपुर, जहां पे सीएम जो पीएफआई अपना सेंटर बनाना चाह रहा था, वहां तक ये गिरफ्तारियां हुई हैं, हिरासत में लोग लिए गए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिमी ने कितने कम समय में मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में अपने पैर पसारने शुरू किए।